देखते हैं, जिसमें देखेंगे पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स वगैरह देखा था, तो आज हम लोगों को उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करने से पहले पार्ट 2 में अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये सबसे पहले आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओ लेवल में, बीसी, इन सब में पूछा था और इवन यहाँ तक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, तो एक्चुअली में कोई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती, उसका जो डिज़ाइनिंग है वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, उस चीज़ को हमें ध्यान देना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है क्या। इसका मतलब ये है दैट मीन्स दैट द वेब कंटेंट और लेआउट इज फ्लेक्सिबल टू फिट विद इन द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस वेयर दे आर डिस्प्लेड। इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट हम बनाएं वो जिस भी स्क्रीन, जिस साइज की स्क्रीन पे हम ओपन करें उस पर कंटेंट क्या हो, अपने आप फ्लेक्सिबल हो और वो क्या हो, अपने आप फिट हो जाए। इस चीज़ को अगर ध्यान दिया जा रहा है तो उनसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ये लेकिन ऑटोमेटिक होना चाहिए। जैसे इसका कंसेप्ट क्या है ये समझिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है, ये जो अप्रोच है वो डिज़ाइनर में जो कोडर होते हैं वो अपने लेआउट को इस तरीके से प्रॉपर्ली डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी साइज का डिवाइस हो, जैसे पीसी की साइज़ अलग होती है, उसकी स्क्रीन साइज, लैपटॉप की साइज़ अलग होती है, टैबलेट्स और छोटे हो जाते हैं, स्मार्टफोन और छोटे हो जाते हैं। तो इवन इन सारे छोटे छोटे डिवाइसेस या बड़ी डिवाइस किसी पर भी, यहाँ तक कि टीवी पर भी अगर ओपन किया जाए तो उसका जो डिज़ाइन हो अपने आप इस तरीके से मेंटेन हो जाए कि हम बार बार मुझे कोड ना करना पड़े। बट पहले क्या होता था, पहले जब कोई वेबसाइट डिज़ाइन होती थी तो जो डिज़ाइनर्स होते थे वो अलग अलग रेशियो पे वेबसाइट डिज़ाइन करते थे। यानी मोबाइल की अलग डिवाइस बनती थी, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप फेसबुक ओपन करते रहोगे पहले तो लिख के आता था m.facebook.com, इसका मतलब मोबाइल वर्जन है। बट आज डेट में अगर फेसबुक होता है facebook.com आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेसबुक था पहले रिस्पॉन्सिव कॉन्सेप्ट नहीं था, तो रिस्पॉन्सिव कॉन्सेप्ट आया तो वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, यानी जो डिज़ाइनर हुए, यूआई जो डेवलपर्स हुए, उनके लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि उन्हें बार बार डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू, और इवन यहाँ तक कि वो फ्रीडम है उनको कि वो किसी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग या किसी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनको सेट करने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी स्क्रीन साइज, उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, ये सब भी मैटर नहीं करता है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन अपने आप इसको मेंटेन कर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, कोई मैजिक तो होगा नहीं कि जैसे ही डिज़ाइन आता होगा अपने आप इसको मेंटेन कर लेता होगा। तो इसके लिए जो लैंग्वेज हैं, जैसे आप लोगों ने CSS अगर यूज़ किया होगा तो CSS पढ़ा होगा, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसमें मीडिया क्वेरीज दी गई। ठीक है, मीडिया क्वेरीज दी गई और कुछ रेंडर करने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के लिए कोड भी दिए गए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग ऊपर ही मेटा डेटा में, वेबसाइट के मेटा डेटा में ही लिख देते हैं कि स्टार्टिंग में कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड रेशियो क्या होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब ये कह रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा तो क्या बेनिफिट करेगा। विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन द डिज़ाइनर डोंट डेवलप द डिफरेंट लेआउट डिज़ाइन वेबसाइट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस। यानी अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग लेआउट की वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट बनाएगा और हर वेबसाइट को जिस जिस हम सिस्टम पे खोलते जाएंगे वेबसाइट अपने आप मेंटेन होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मेनूज होंगे अपने आप ऑटो एडजस्ट होते चले जाएंगे, उसके जो बटन्स होंगे, की पैड्स होंगे, वो सब क्या ऑटोमेटिक एडजस्ट होते चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल है और इसमें कुछ कोड होते हैं, छोटे कोड होते हैं जो CSS और कैस्केडिंग स्टाइल शीट के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, या बूटस्ट्रैप के यूज़ किए जाते हैं। चलिए, अब इसको अगर हम आगे बढ़ें तो अगला आता है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने बात करी तो मैंने पढ़ा था कि वेबसाइट में 2 पार्ट होते हैं, वेबसाइट के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड पार्ट होता है और एक बैक एंड पार्ट होता है। बट यहाँ पर अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के 2 पार्ट की बजाय यहाँ पर 2 तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। एक को बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट और एक को बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टैटिक और डायनेमिक टाइप की वेबसाइट होती है। नाम समझ में आ रहा है, स्टैटिक जो फिक्स होगा। अब क्वेश्चन बनता है क्या फिक्स होगा। फिक्स उसका कंटेंट होगा और उसका जो अपीयरेंस होगा, लुक एंड फील होगा, वो फिक्स होगा, यानी वो चेंज नहीं होगा आसानी से। क्वेश्चन बनता है ऐसी वेबसाइट्स कहाँ यूज होती हैं, तो मैं बता दूं कि स्टैटिक वेबसाइट जनरली वर्ल्ड में लगभग 10% ज़्यादा नहीं होंगे। इंटरनेट पे 10%, अप्रॉक्सीमेटली 10% से भी कम वेबसाइट्स ऐसी हैं जो स्टैटिक हैं, और डायनामिक वेबसाइट वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाते हैं। अब ऑटोमेटिक चेंज का मतलब उसमें कोडिंग के द्वारा अपने आप चेंज हो, यानी बार बार हमें कोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक में हम समझ सकते हैं, ये लिखा भी है, मैंने लिख दिया है, स्टैटिक नेचर दैट मीन्स द कंटेंट और अपीयरेंस विल चेंज अंटिल द कोड विल चेंज बाय द प्रोग्रामर। यानी तब तक चेंज नहीं होगा उसका कोड, यानी उसका कंटेंट और अपीयरेंस, वेबसाइट का लुक एंड फील, कलर, ये सब कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक प्रोग्रामर खुद से चेंज ना करे। यानी कोई वेबसाइट अगर एक बार बना दी गई और उसका कलर जो है रेड कलर का है, बैकग्राउंड रेड कलर का है और जो उसका फ्रंट एंड लिखा हुआ है वो येलो कलर का है, तो वो तब तक रेड और येलो कलर में दिखाई देगा जब तक कि प्रोग्रामर खुद से जाके कोडिंग में चेंज ना करे। इसी को बोलते हैं स्टैटिक कंटेंट।
अभी कह रहा है स्टैटिक कंटेंट मींस नॉट ऑटोमेटिकली चेंज और इट इज जनरली नॉन इंटरेक्टिव। ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरेक्टिव नहीं होगा। इंटरेक्टिव मतलब कि आप इसमें कोई बटन लुक एंड फील क्लिक करने पे कोई टास्क परफॉर्म हो जाए, ऑटोमेटिक मूव डेट अकॉर्डिंग कलर चेंज हो जाए या नाम चेंज हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यानी नॉन इंटरेक्टिव है, इंटरेक्शन इसमें प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जनरली मैंने बोला कि इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ वेबसाइट यूजली डिस्प्ले द सेम इन्फॉर्मेशन टू ऑल द विजिटर्स, सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन विजिटर्स को डिस्प्ले होती है। अब इसमें कुछ स्टैटिक वेबसाइट बनाने के जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है, ये सब क्या है, एचटीएमएल सीएसएस ये सब का यूज़ किया जाता है। एचटीएमएल क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सेट। इन दोनों के द्वारा जनरली हम स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आते हैं डायनेमिक, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, मैंने कहा था 90% से अबव है। ठीक है, वर्ड में जैसे कि गूगल, फेसबुक, ये सारी सब जो साइट्स हैं वो कैसी हैं, ये डायनेमिक वेबसाइट है। क्यों डायनेमिक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका जो कंटेंट है वो चेंज हो। अब आप कहेंगे सर इसका कलर तो चेंज नहीं होता, बट आप ये बताइए, आपने देखा होगा कलर ही जरूरी नहीं कि चेंज हो। आप अभी किसी वेबसाइट्स पे, किसी अगर आप फेसबुक का एग्जांपल लें तो किसी दोस्त ने आपकी अपने फ़ोटो अपलोड करी, उसमें आपने एक भी बटन पे, लाइक बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक उसका जो लाइक है नंबर 1+ इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर उसका लाइक 100 था तो 101 हो जाता है, तुरंत होता है, आपके सामने दिखाई देता है। किसी ने कमेंट किया तो आपको दिखाई दे रहा होता है कि समवन इज टाइपिंग द कमेंट, समवन टाइपिंग, ठीक है, दिखाई देता है, इसका मतलब कोई कमेंट कर रहा है। आप कमेंट करते हो, आपका कमेंट तुरंत दिखाई देता है। ये जो कंटेंट है, और ये हमेशा रहेगा जब तक आपको डिलीट नहीं करेंगे या जिसकी वेबसाइट, जिसके इमेज पे आपने क्या किया, कमेंट किया, वो डिलीट ना करें। तो इस तरीके की जो साइट्स होती हैं उनको हम डायनेमिक बोलते हैं, यानी जिनमें हम कंटेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, वन दैट इज डायनेमिक इन नेचर, दैट मीन्स द कंटेंट और अपीयरेंस विल चेंज ऑटोमेटिकली एंड इट इज जनरली इंटरेक्टिव। ये इंटरेक्टिव होगा। अब अपने गूगल का एग्जांपल लेते हैं। गूगल का आपने देखा होगा लोगो, जिसको हम डूडल बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक हमेशा अधिकतर चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब ये जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, क्या किसी प्रोग्रामर द्वारा बैठ के रात में वो चेंज करता होगा? किसी उसका जो गूगल का प्रोग्रामर होगा वो बैठ करके शाम को, सुबह या दोपहर में बैठ करके क्या करता है, चेंज करता है? नहीं। क्या करता है, उसने कोड बना के रखा हुआ है, एपीआई बना के रखा है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। अब आपका क्वेश्चन एक बन गया, मैंने एक चीज पूछा और वो क्वेश्चन क्या है, एपीआई क्या होता है, व्हाट इज एपीआई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एपीआई। आपको इसको ढूंढना है, गूगल करना है और आपको इसका आंसर करना है, लेकिन वो टाइप नहीं करना है जो गूगल में आएगा, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। जो आपको समझ में आएगा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि व्हाट इज एपीआई। ठीक है, तो एपीआई बना के रखते हैं और उन्हीं एपीआई के द्वारा क्या होता है, उनके जो वेबसाइट्स होते हैं, उनके जो कंटेंट होते हैं, ऑटोमेटिक चेंज होते चले जाते हैं। अब आइए जरा लैंग्वेज में बात करते हैं। तो कुछ लैंग्वेज हैं जो वेबसाइट, अब स्वाभाविक सी बात है, डायनेमिक वेबसाइट होगी तो वेबसाइट्स जो लैंग्वेज होंगी ज़्यादा यूज होंगी। जैसे एचटीएमएल यूज होगा, सीएसएस भी यूज होगा। अब आप कहेंगे सर स्टैटिक में यूज होता है, तो डायनेमिक क्यों नहीं? स्वाभाविक सी बात है, क्या फ्रंट एंड तो हम डिजाइन करेंगे ही करेंगे, तो एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस तो रहेगा ही रहेगा, जावास्क्रिप्ट भी यूज होगा जो इसको डायनेमिक बिहेवियर देगा, और सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे जेएसपी, पीएचपी एक्सेट्रा, सर्वलेट, ये सब। और उसके साथ साथ एक लैंग्वेज और, एक और चीज़ रहेगा जो है डेटाबेस, क्योंकि उसके कंटेंट, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, वेबसाइट चेंज होगी। तो डेटाबेस कौन होगा, माइस्क्यूएल, एमएस एसक्यूएल, ऑरेकल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था टाइप्स ऑफ कुछ डेटाबेस के नाम बताने, तो आप, आई होप आपको कमेंट बॉक्स में आपने दिया होगा, तो ये आपको यहाँ तक आपको समझना है। तो आज का जो क्वेश्चन था वो क्या था, व्हाट इज एपीआई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।